तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं विद्युत फ्लक्स, क्लियर। जैसे कि मैं डीनी सासर, आज हम लोग देखेंगे विद्युत फ्लक्स जो कि फर्स्ट चैप्टर का है हमारे सीजी बोर्ड क्लास 12 का, क्लियर। तो विद्युत फ्लक्स किसी क्षेत्रफल के, ठीक है, किसी भी विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बर रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत फ्लक्स। किसी विद्युत क्षेत्र के ना, किसी विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर। तो किसी विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। तो किसी विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बर रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो इसके हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। दो प्रकार के होते हैं विद्युत फ्लक्स, पहला धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो पहला देखते हैं हम लोग धनात्मक विद्युत फ्लक्स। पहला है आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स। किसी पृष्ठ से, ठीक है, किसी पृष्ठ से आपका जो भी बर रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाती है। किसी पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर। तो किसी पृष्ठ से बर रेखाएं बाहर की ओर जाती है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे इस तरीके से आपका पृष्ठ है, आपका S1 है, तो ये आपका बाहर की तरफ जा रहा है इस तरीके से। ये S1 पृष्ठ के अभिलंबवत क्लियर। तो किसी पृष्ठ से बर रेखाएं बाहर की ओर जाती है तो अब वह धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव कहलाएगी, ये भी पॉजिटिव कहलाएगी, यहाँ पर ये क्या होती है? इस पर अपसरित होती है, यहाँ जो विद्युत फ्लक्स होती है यहाँ अपसरित होती है। विद्युत फ्लक्स धनात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होती है? अपसरित होती है। क्लियर। तो डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी पृष्ठ से बर रेखाएं बाहर की ओर जाती है तब उसको हम लोग धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। धनात्मक विद्युत फ्लक्स में जो आपके पृष्ठ पर जो आपका फ्लक्स रहता है वो क्या होता है? आपका अभिसरित होता है। क्लियर। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अगला है हमारा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स
ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। चलिए, तो जब बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर आती हुई दिखाई देती है। जब बल रेखाएं पृष्ठ की अंदर की ओर आती है, पृष्ठ की ओर आती है या पृष्ठ की अंदर की ओर आती है, अंदर की ओर आती है, जब बल रेखाएं पृष्ठ की अंदर की ओर आती है, तब वह ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर। जब बाहर की ओर जाती है तो धनात्मक और अंदर की ओर आएगा तो ऋणात्मक, बाहर की ओर जाएगा तो धनात्मक, अंदर की ओर आएगा तो ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होगा? जब पृष्ठ से अंदर की ओर आएगा, आपका जो भी बल रेखाएं हैं अंदर की ओर आएगा तो ऋणात्मक, बाहर की ओर जाएगा तो धनात्मक। धनात्मक कब होगा? जब बाहर की तरफ जाएगा। ऋणात्मक कब होगा? जब अंदर की तरफ आएगा। क्लियर। तो जब बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर आती है तो वह ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे इस तरीके से है आपका, ये आपका S2 है, यहाँ से इस तरीके से आपके अंदर की तरफ आते हुए प्रतीत होती है ना आपका विद्युत बल रेखाएं। ये जितने भी हैं ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। क्लियर। तो ये आपका ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स जब बल रेखाएं पृष्ठ की अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है तब हम उसको ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, और जब बाहर की ओर जाती है तो उसको धनात्मक। बाहर मतलब धनात्मक, अंदर मतलब ऋणात्मक, अंदर मतलब ऋणात्मक, बाहर मतलब धनात्मक। धनात्मक कब होगा? जब बाहर की ओर, धनात्मक कब होगा? जब बाहर की ओर जाएगा। ऋणात्मक कब होगा? जब अंदर की ओर आएगा। चलिए अब दोनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करके देखते हैं भाई। ये हो जाएगा S1 मान लेते हैं, इस पृष्ठ को S2 मान लेते हैं। क्लियर। इस तरीके से आ रहा है आपका। यहाँ पर भी इस तरीके से आ रहा है आपका। क्लियर। इसमें देखो, इसमें आपका बाहर की तरफ जा रही है, ये आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, क्योंकि इसमें आपका अरे आपका अंदर की तरफ आ रहा है। ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। क्लियर। तो दो चीज़ की हमारे पास विद्युत फ्लक्स होता है, एक होता है आपका ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा होता है आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स। एक होता है क्या आपका ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा क्या होता है आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका विद्युत फ्लक्स होता है, मैं क्या बोला हूँ कि कोई भी आपका जो भी क्षेत्रफल होता है, कोई भी किसी विद्युत क्षेत्र की कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है, उसके अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ना, अभिलंबवत मतलब लंबवत रहेगा, लंबवत रहेगा मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। तो अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत फ्लक्स को हम लोग φe से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत फ्लक्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स जब पृष्ठ से आपकी जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और जब अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है तब हम उसको बोलते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। क्लियर। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक गणना करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है,
विद्युत क्षेत्र आपका ई है और क्षेत्रफल है आपका ds। क्षेत्रफल क्या है आपका ds है, तब विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ईडीएस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ईडीएस कॉस थीटा। ईडीएस क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं थीटा इक्वल टू हम लोग रखते हैं, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं 0 डिग्री रखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तब ये क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा कॉस 0 के वैल्यू होता है आपका 1, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका ई डी एस। क्लियर। दूसरा स्थिति रखते हैं हम लोग, जब थीटा इक्वल टू हम लोग रखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 90 डिग्री। तब यहाँ पर फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस 90 का वैल्यू होता है आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। क्लियर। तो जब विद्युत बर रेखाएं समांतर होती है, जब विद्युत बर रेखाएं समांतर होती है, क्या होती है समांतर, जब विद्युत बर रेखाएं समांतर होती है तो उस पर जो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो क्या होता है शून्य होता है। और जब विद्युत बर रेखाएं एक दूसरे के अभिलंबवत होती है तब उससे गुजरने वाली जो कुल बर रेखाओं की संख्या होती है वह आपकी अधिकतम होती है। तो जब आपका जो बर रेखा है अगर वह समांतर होगा तो ये आपका शून्य होगा, और जब यह आपका अभिलंबवत होगा तब क्या हो जाएगा इसका मान अधिकतम हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आता है बोर्ड पेपर में कि विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होता है कब कम होता है। तो अधिकतम कब होगा जब जो आपकी कुल बर रेखाओं की संख्याएं आपकी लंबवत रहेगी, तब उस पर जो गुजरने वाले बर रेखाएं हैं वहां पर आपका विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम रहेगा, और समांतर रहेगा तो क्या रहेगा आपका कम रहेगा। क्लियर। तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत फ्लक्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं, जब आपके जो बर रेखाएं है वह पृष्ठ से बाहर की ओर जाती है तब उसको हम लोग धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, और जब पृष्ठ से वह अंदर की ओर आती है तब हम उसको ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विद्युत फ्लक्स में जब पृष्ठ के जो बर रेखाएं होती है वह अपसरित होती है, और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में वह अभिसरित होती है। इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र आपका ये है, क्षेत्रफल आपका ds है, तब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका eds हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। सदिश को हटाएंगे तो यहाँ पर cos थीटा आएगा, तो फाई इक्वल टू हो गया eds cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम लोग 0 रखे तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा eds cos 0। eds cos 0 का वैल्यू होता है आपको 1, तो eds हो गया। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं जब आपके कुल बर रेखाओं की संख्या जब समांतर होती है तो उसका वैल्यू जो आपका होता है कुल बर रेखाओं की संख्या होती है वो शून्य होती है। मतलब यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा जब यह समांतर रहेगा। दूसरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा eds cos 90 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर जब ये कुल बर रेखाएं होगी वह अभिलंबवत रहेगी, मतलब लंबवत रहेगी, तब विद्युत फ्लक्स का मान आपका हाईएस्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं गॉस थ्योरम को। इसके बाद है आपका घन कोण। घन कोण क्या होता है आपका, जैसा कि हम लोग यहाँ पर गॉस थ्योरम को देखने वाले हैं, तो गॉस थ्योरम को आप देखोगे, गॉस थ्योरम को आपको देखोगे, लेकिन गॉस थ्योरम के पहले उसका जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ क्या है आपका घन कोण है। तो पहले घन कोण को आपको देखना पड़ेगा। क्लियर। घन कोण को देखना पड़ेगा। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले जो कोण होते हैं, किसी भी पृष्ठ से जो गुजरने वाला आपका कोण होता है वही आपका घन कोण होता है। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कोण क्या होता है, घन कोण होता है। इसमें आपका स्टेरेडियन आता है। क्लियर। और इसी घन कोण का यूज हम लोग किससे करेंगे, घन कोण का यूज हम लोग गॉस के थ्योरम में करेंगे। क्लियर। तो घन कोण क्या हो जाएगा, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला आपका जो कोण होता है वही आपका क्या हो जाएगा, घन कोण हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारा है मेन कॉन्सेप्ट है आपका गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय, कार्ल फ्रीडरिच गॉस क्या होता है भाई, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए गॉस प्रमेय के अंतर्गत हम लोग आते हैं। गॉस क्या होता है भाई, चलिए किसी भी बंद पृष्ठ में, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ निर्वात में ना, किसी भी बंद पृष्ठ में
किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए, तो गाउस प्रमेय में हम लोग देख रहे हैं किसी भी बंद पृष्ठ से ना, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस प्रमेय है, यही गाउस प्रमेय है। क्लियर? तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, क्लियर, किसी भी बंद पृष्ठ से ना, यहाँ पर बंद पृष्ठ होना चाहिए, खुला पृष्ठ नहीं होना चाहिए। क्या पृष्ठ होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस प्रमेय है। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा φE इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/ε0। क्लियर? क्या हो जाएगा? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या है आपका? क्यू है, उसका ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस प्रमेय है। चलिए, अब गाउस प्रमेय को हम लोग यहाँ से, गाउस प्रमेय के लिए हम लोग यहाँ पर व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। क्लियर? तो ये है आपका गाउस प्रमेय। तो यहाँ पर जो आपका गाउस थ्योरम होता है वह केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, यहाँ पर खुली पृष्ठों के लिए लागू नहीं होता। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से ना, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस प्रमेय है। तो गाउस प्रमेय के लिए हमको यहाँ पर प्रूफ करना है φE इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। क्लियर? तो चलिए, इसके लिए हम लोग व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। क्लियर? गाउस प्रमेय के लिए तो यहाँ पर हम लोग व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गाउस प्रमेय के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। एक बंद पृष्ठ ऐसे है ना, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एक बंद पृष्ठ, माना कि एक बंद पृष्ठ, माना कि एक बंद पृष्ठ एस है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है तथा क्षेत्रफल ds है, क्षेत्रफल ds है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहाँ हमें गासीय पृष्ठ ज्ञात करनी, जहाँ पर हमें गासीय पृष्ठ ज्ञात करनी है ना, गासीय पृष्ठ ज्ञात करनी है। यह गाउस थ्योरम
प्राप्त करना है। ठीक है, ये आपका हो गया आर दूरी पर हो गया, ये आपका हो गया ds हो गया, ये आपका विद्युत क्षेत्र E हो गया। क्लियर। तो मान लेते हैं कि बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ निकाय है, माना कि यहाँ पर एक बंद पृष्ठ क्या है आपका एस है, बंद पृष्ठ आपका क्या है यहाँ पर एस है, जिसका केंद्र O है तथा क्षेत्रफल ds है, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें घासीय पृष्ठ के लिए ज्ञात करनी है। क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा। पहला कूलाम के नियम से क्या होता है, हमारे पास कूलाम बल होता है आपके पास, यहाँ पर कूलाम बल के नियमानुसार, कूलाम बल के नियमानुसार क्या होता है, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर। ये होता है आपका समीकरण नंबर 1। चूँकि यहाँ पर आपका जो घासीय पृष्ठ होता है वहाँ पर आपका जो थीटा का वैल्यू होता है वो आपका यहाँ पर 0 होता है। क्लियर। तब हम लोग फाई ई इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है आपका EDS ये होता है ना पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर EDS cos थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है भाई 0, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका EDS। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं भाई। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से चलिए क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर बाय कितना है आपका ds है। क्लियर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हो जाएगा कुल विद्युत फ्लक्स देखते हैं d फाई ई को देखते हैं। ठीक है, कुल विद्युत फ्लक्स को देखते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर d फाई ई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा आपका फाई ई हो जाएगा ना, d फाई ई हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q आर स्क्वायर बाय हो जाएगा आपका ds। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकलेगा देखिए d फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर इंटू ये आपका ds हो जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि ds क्या है आपका गोले का पृष्ठ है ना, बंद निकाय गोले का पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। गोले का आपका पृष्ठ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ ds हो जाएगा क्योंकि बंद पृष्ठ है आपका और गोले की भांति है। तो यहाँ पर कूलाम बल के नियमानुसार हम लोग देखते हैं E इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा EDS, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा EDS cos थीटा, जो कि हमको पहले से विद्युत फ्लक्स के रूप में प्राप्त है। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका EDS। समीकरण 1 व 2 से फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय आर स्क्वायर ds हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा भाई d फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर ds। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इंटू ds हो जाएगा। ds आपका जो कि गोले का वक्र पृष्ठ है, तो कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा फाई ई हो जाएगा। क्लियर। ये आपका d फाई ई हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा d फाई ई हो जाएगा, ये आपका d फाई हो जाएगा। तो 4 पाई से कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, तो फाई ई इक्वल टू कितना बचेगा आपका भाई Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या है गाउसियन थ्योरम। अगर कांस्टेंट को हटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q बाय के, यहाँ पर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका गाउस प्रमेय। क्या है आपका यही गाउस प्रमेय है। क्लियर। तो गाउस प्रमेय क्या होता है, किसी भी निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसमें निर्वात में, तो निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गाउस प्रमेय है। गाउस प्रमेय को किसने दिए थे, कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने दिया था, जिन्होंने बंद पृष्ठ
बंद पृष्ठ और उसमें उपस्थित आवेश दोनों के बीच में एक संबंध का स्थापना किया, जिसको हम लोग गाउस प्रमेय के रूप में जानते हैं। तो गाउस प्रमेय का नियमानुसार क्या होता है, गाउस प्रमेय का नियमानुसार क्या होता है आपका, किसी भी निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से, किसमें, निर्वात में, फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए, निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से, क्लियर, निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस प्रमेय है। तो गाउस प्रमेय को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से देखें, एक बंद निकाय लिए थे, इस तरीके से देखे हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान, देखिए किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस प्रमेय है। तो गाउस प्रमेय के लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, फाई ई इक्वल टू क्या करना है आपका, क्यू बाय यहाँ पर क्या लिखना है आपका ε0 लिखना है। मतलब आपको ये आपका जो फाई ई है ये आपका क्या है, विद्युत फ्लक्स है। और विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं अभी बताया हूँ मैं। विद्युत फ्लक्स आपके 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत फ्लक्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है, दूसरा आपका ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। जब कोई भी आपका पृष्ठ, जब कोई भी बल रेखाएं होती है जो पृष्ठ के बाहर की तरफ जाती है तो उसको हम लोग धनात्मक विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, और जब अंदर की ओर आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास तो जो धनात्मक विद्युत फ्लक्स है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है, उसको तो हम लोग जान गए हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस प्रमेय है। इसके लिए हमको व्यंजक भी उत्पन्न करना था, जैसे कि मैं अभी व्यंजक को बताएंगे। फाई इक्वल टू क्या होता है आपका, Q/ε0, क्लियर। तो यहाँ के लिए हम लोग एक व्यंजक भी उत्पन्न किए हैं। व्यंजक भी उत्पन्न किए तो क्या किया, इसके लिए एक बंद पृष्ठ ले लिए हम लोग, इस तरीके से एक बंद पृष्ठ S ले लिए, जिसका मूल केंद्र क्या है, O है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिसका क्षेत्रफल ds और विद्युत क्षेत्र E है। तब हमको यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ के लिए व्यंजक भी उत्पन्न करना है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, कूलाम बल होता है। कूलाम ने एक नियम दिया था, व्युत्क्रम और नियम, बिंदु आवेशों को लेकर के, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं इसी डेरिवेशन में, इसी चैप्टर के अंतराल में। तो जो आपका कूलाम बल के नियमानुसार E इक्वल टू आपका जो क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q/r², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर जो बंद पृष्ठ का निकाय होता है जिसके लिए थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 0 समांतर होता है। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जाने कि कुल विद्युत फ्लक्स जो वैल्यू होता है वह विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स आपका फाई ई हो गया इंटू EDS हो गया। EDS आपका सदिश है, तो यहाँ पर सदिश को मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 0 डिग्री दिया गया, इसलिए फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, EDS, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। चूंकि समीकरण नंबर 1 से हमको प्राप्त है E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r², तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमको टी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r² ds हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स करेंगे, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक स्टेप लिखना चाहोगे तो यहाँ पर डी फाई ई हो जाएगा। इस तरीके से इसका वैल्यू है आपका 1/4πε0 इंटू Q/r² ds। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² निकल गया, और इंटीग्रेशन में आपका कितना हो गया, ds हो गया। ds क्या होता है आपका, गोले का वक्र पृष्ठ होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, 4πr² होता है, क्लियर। अर्ध गोले का हो जाएगा तो वो 2πr² होता है, 2πr² होता है, और पूर्ण का क्या होता है आपका 4πr²। तो यहाँ पर गोले का जो आपका वक्र पृष्ठ हो गया, ds का वैल्यू हो गया आपका 4πr²। तो फाई ई इक्वल टू हो गया 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू 4πr², ये हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर 4π के साथ कट गया, r² के साथ कट गया, तो Q का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया, तो Q1 जो Q ε0 हो गया। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। तो फाई ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के रूप में मल्टीप्लाई होगा, तो Q/k ε0 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि निर्वात में किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका गाउस प्रमेय है। और गाउस प्रमेय को किसने दिया था, तो गाउस प्रमेय को दिया था आपका कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने दिया था।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो घन कोण का उपयोग हुआ था किसी भी पृष्ठ के क्षेत्र से आपका जो बनने वाला कोण है वो आपका क्या होता है, आपका घन कोण होता है। घन कोण का मान आपका 4 पाई स्टेरेडियन होता है। उसके पहले हम लोग धनात्मक विद्युत फ्लक्स देखें तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स का मान कब हाईएस्ट होता है, जब आपकी जो बर रेखाएं होती है, कुल विद्युत फ्लक्स जो आपकी बर रेखाएं होती है वह उसके पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। पृष्ठ के अभिलंबवत होगी तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, और जब वह पृष्ठ के समांतर होगी तब उसमें जो उपस्थित कुल आवेश है उसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर एग्जाम में आता है कि विद्युत फ्लक्स का मान कब अधिकतम होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान जब बर रेखाओं की जो संख्या होती है वह पृष्ठ के अभिलंबवत होती है तो उसका मान हाईएस्ट होता है, अधिकतम, और उसके समांतर होता है तब आपका वैल्यू कितना होता है, आपका 0 होता है। तो कूलाम के नियमानुसार हम लोग E=1/4πε0 के रूप में देख लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो phi E=Q/K इसको हम लोग तुलना किए। तो यहाँ पर हम लोग गाउस प्रमेय को देख लिए। इसके बाद हम लोग लास्ट जो बचा है हमारा गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग, इस चैप्टर का जो लास्ट बचा है हमारा गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग, उसमें हम लोग अनंत समतल चादर के रूप में देखेंगे। उसके बाद हम लोग समतल चादर के लिए देखेंगे और अनंत समतल चादर के लिए देखेंगे। गाउस प्रमेय के लिए इसके लिए हम लोग अनुप्रयोग करेंगे। क्लियर? तो आप लोग जो फिजिक्स का है इसको डेरिवेशन को अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, कॉपी बनाते जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन करते रहिए तभी आपको फिजिक्स का समझ में आते जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग। यही बच गया, फिर इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 2 दिन के अंतराल में 2 वीडियो में आप लोगों का ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ये आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।